हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि बच्चों, जो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखा लास्ट लेक्चर में, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन हम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो अब हम करेंगे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअली हमें क्यों जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की। सो बच्चों, एक फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, ताकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है जो कंपनी के, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। देखो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एंड दीज आर पेड आफ्टर सेटिंग ऑल कमिटमेंट्स। सभी कमिटमेंट्स पूरा करने के बाद, सभी पेमेंट्स एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब हो जाने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं बच्चों। एंड इन लिक्विडेशन के केस में उनको जो पेमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, वो भी सबसे लास्ट में दिया जाता है। सो दीज आर द रिस्किएस्ट पर्सन इन द कंपनी। तो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में हम यहाँ सीखेंगे कि उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है। तो अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इसका मीन्स क्या है कि जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो रहे हैं। लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, लिक्विडिटी मेंटेनेंस, एक प्रॉपर लेवल ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करना बच्चों, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बिजनेस में, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, और सभी तरह के जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है हमारे कंपनी के लिए, उनको पूरा करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को बच्चों पैसा दिया जाता है। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है, तो हम सब कह सकते हैं कि बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है कंपनी का। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो बेसिकली डिपेंड है हमारे इक्विटी शेयर के प्राइस पे। सो इसको हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। भी जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, उनके प्राइस पे डिपेंड करता है हमारा ये कंसेप्ट टोटली। अगर हमारा मार्केट प्राइस बढ़ रहा है शेयर का, सो उस केस में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अगर वो जो इक्विटी शेयर का प्राइस रिड्यूस हो रहा है, मार्केट में बार बार घट रहा है, तो उस केस में क्या है कि हमारी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा। सो इफ इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस बढ़ता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बढ़ेगा बच्चों। अगर डिक्रीज होगा मार्केट प्राइस में, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है बच्चों, वो भी फुलफिल नहीं होगा। उस केस में हमारी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। सो एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि उसको इस तरह के फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं जिससे इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस पर बुरा असर ना पड़े। फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में हम सब लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, किस किस तरह के डिसीजन लेता है। तो अगर एक फाइनेंस मैनेजर अच्छे डिसीजन लेगा बच्चों, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होगा। अब हमारे डिसीजन का जो रिजल्ट है वो कैसे, देखो, इसको वेरीफाई करेगा कि मार्केट प्राइस बढ़ा है या घटा है। तो अगर देखो कॉस्ट हमारी लेस देन हो बेनिफिट से, देखो जब हमने कोई भी डिसीजन लिया, उसको डिसीजन को लेने के लिए हमने जो कॉस्ट कैरी की है, लाइक हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया और उसमें एक प्रोजेक्ट पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस प्रोजेक्ट पे हमने एक इन्वेस्टमेंट किया, एक बार हमने उस पर अपनी कॉस्ट लगा दी, लेकिन इन फ्यूचर अगर उस प्रोजेक्ट से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन, तो उस केस में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो हमने एक डिसीजन लिए थे वो हमारे अच्छे डिसीजन थे।
अगर किसी डिसीजन से जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा नहीं है, मीन्स हमारी कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिसीजन थे वो हमारे डिसीजन हमने अच्छे नहीं लिए। तो एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है कि अपनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के बेस पर अच्छे से अच्छे डिसीजन लेने होते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस उसको करना होता है डिसीजन लेने से पहले कि जो इन डिसीजन से बेनिफिट अराइव होंगे वो कॉस्ट से ज्यादा होंगे, इन फ्यूचर वो बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स की शेयर के मार्केट प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे बच्चों। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स पर डिपेंड है बच्चों। तो बच्चों अब आज का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो तो देखो नाम से पता चल रहा है, हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है बच्चों। यहाँ प्लानिंग क्या करनी है, फाइनेंस के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है। देखो बच्चों फाइनेंस से रिगार्डिंग क्या क्या प्लानिंग हो सकती है हमारी, हमें कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, हम उस फाइनेंस को कैसे अरेंज करेंगे, उस फाइनेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एंड देन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम कितना फंड्स फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। सो ये सब जो चीजें हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसीडर करते हैं, लाइक हाउ मच फंड्स टू बी रिक्वायर्ड, at what time funds to be required, and for what purpose funds to be required। देखो जो तीन चीजें लिखी मैंने, हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें किस किस टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड देन किस किस पर्पज के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये सब जो एक्टिविटीज है एक फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग में करता है। ये चीजें क्या है हमें एडवांस में प्लानिंग करके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि इन फ्यूचर क्या है ताकि जो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो एक प्रॉपर अमाउंट में एस्टेब्लिश हो सके। एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो मीन्स एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल एट राइट टाइम। मीन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल एट राइट टाइम, कि एक सही समय पे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं हो कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास फंड्स ही नहीं है, तो उसमें क्या है कि हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस होंगे वो स्टक हो जाएंगे। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा फंड्स पड़े हैं उस केस में क्या होगा बच्चों, इसका इफेक्ट कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं वो हमारे लिए आइडल है, हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम उन फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट करते तो हम वहां से अर्न कर सकते थे। सो एक फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सब इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारे फंड्स हमारी रिक्वायरमेंट से कम भी ना हो और रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी ना रहे। तो ये दो तीन पॉइंटों का हम ध्यान रखते हैं बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग में। और फाइनेंशियल प्लानिंग है जो वो हम अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग तरह से करते हैं। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होगी हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी वो होगी लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो होगी हमारी मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर हम कोई फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड 1 से कम
एक साल से कम समय के लिए अगर हम कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो हमारी होगी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और इन प्लानिंग्स को करते हुए हम क्या है कि कुछ एक पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, कुछ एक प्रोग्राम्स आप कह सकते हैं, प्रोसीजर्स आप कह सकते हैं, वो फ्रेम करेंगे ताकि जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था वो हम इजीली अचीव कर सके। सो एक साल से ज़्यादा के लिए जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें हमारे बेसिकली आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इन फ्यूचर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर आना है, तो उससे संबंधित जो प्लानिंग होगी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। एंड जो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी इसमें हम कंसीडर करते हैं बजट्स। आपने वो तो सुना भी होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल फरवरी में बजट जारी करती है, तो उसी तरह से क्या है कि बजट भी एक साल से कम समय के लिए बनाए जाते हैं कि हमें एक साल के दौरान क्या क्या काम करना है, लिमिटेड फंड्स में से किस किस पर्पज के लिए उन फंड्स को यूज करना है। सो वो सब चीजें हम बजट्स में तैयार करेंगे। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बेसिकली इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर मीन्स जो हमने कैपिटल यूज़ की है अपनी कंपनी में उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मीन्स हमने अपने अलग अलग जो फंड्स हैं सोर्स लेने के, वहाँ से किस तरह का कैपिटल अरेंज किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। इसका मतलब ये है बच्चों, हम कितना अमाउंट ऑफ डेट यूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ इक्विटी यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। देखो बच्चों, दोनों ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है हमारे लिए, और दोनों की अलग अलग कॉस्ट है, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम अलग अलग सोर्सेज से फंड्स को अराइज करते हैं। और बेसिकली जो हमारे जो डेट एंड इक्विटी होंगे वो दो मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। जितना मर्जी हम डेट यूज़ करें एंड इक्विटी यूज़ करें, लेकिन उससे क्या है, इन दोनों से ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क अफेक्ट होंगे। अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में समझेंगे। डेट इक्विटी, तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट के बेस पर समझते हैं। भी कॉस्ट के बेस पर दोनों सोर्सेज अलग अलग कैसे हैं। जो डेट है वो हमारा है चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इक्विटी है हमारा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो, जो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट कैसे है, डेट को ही पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं एक टाइम के बाद, और वो हमारे लिए टैक्स डिडक्टिबल होता है डिबेंचर, इसलिए जो डेट होंगे हमारे चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे। लेकिन इक्विटी है जो बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है बच्चों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्किएस्ट पर्सन इन द कंपनी एंड दे आर पेड आफ्टर सेटलिंग ऑल कमिटमेंट्स। सारे कमिटमेंट्स हो जाने के बाद ही इनको पेमेंट दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई श्योरिटी नहीं होती कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट एंड उनकी डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इवन इन केस ऑफ प्रॉफिट्स के केस में भी कई बार हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि उनको डिविडेंड हम देंगे। सो दीज आर द एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। डेट हो वो हमारे होंगे लो रिस्की, और इक्विटी सोर्स होगा जो हमारा वो ज़्यादा रिस्की होता है बच्चों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनको ये पता है कि अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम भी हो, इवन इन केस ऑफ लॉस, तो उनका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज आर लो रिस्की, उनको कम रिस्क होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बच्चों ज़्यादा रिस्क होता है हर जगह। एक होता है बच्चों एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स,
एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो जो डेट होगा हमारा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इक्विटी होगा हमारा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में भी हमें डिबेंचर होल्डर का पैसा देना होता है। अगर इंटरेस्ट का केस है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वैसे प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें देना ही है उनका। तो दीज आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें कहीं से भी अरेंज करना हो, हमें अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करना पड़े, लेकिन उनका पेमेंट हमें देना ही पड़ता है। सो दीज आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में क्या है कि यह है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हम डिविडेंड का अमाउंट देंगे बच्चों, नहीं तो डिविडेंड नहीं देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब बच्चों इसमें एक हो सकता है लीगल ओब्लिगेशंस regarding payment of interest and principal investment। देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है या आप इक्विटी शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड बोल सकते हैं, और प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की उनकी पेमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई लीगल ओब्लिगेशन है तो जो डेट के केस में वो हमारा लीगली है, लीगल ओब्लिगेशन है हमारा। क्योंकि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे तो कंपनी को अपने एसेट्स सोल्ड आउट करके उनके इंटरेस्ट का पेमेंट एंड उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट का पेमेंट देना ही पड़ता है। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा कोई कंपनी के ऊपर लीगल ओब्लिगेशन नहीं है। कंपनी अगर चाहे तो पैसा दे सकती है, कंपनी नहीं चाहे तो पैसा नहीं दे सकती। तो कंपनी के लिए कोई लीगल ओब्लिगेशन नहीं है तो कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट। जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी डेट के केस में वो हमारी होगी फिक्स कॉस्ट, और इधर हम बोल सकते हैं नो फिक्स कॉस्ट। डेट के केस में क्या है, जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी, जैसे हम इंटरेस्ट का पेमेंट देंगे वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमारा एक चार्ज है। लेकिन इक्विटी के केस में हमारी ऐसी कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि अगर हमारे पास अगर प्रॉफिट्स होंगे तो हम डिविडेंड दे देंगे, आइदर अगर कई बार तो हम प्रॉफिट्स होने के बाद भी डिविडेंड नहीं देते हैं। सो इक्विटी के केस में ऐसी कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों। सो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम डेट एंड इक्विटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, लीगल ओब्लिगेशंस किस केस में कंपनी के लिए कंपलसरी है। सो ये सब कुछ एक फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हुए। सो आज के लेक्चर में हम बस बच्चों यहीं करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का। सो जो आगे की वीडियो होंगी उसमें हम EBIT EPS एनालिसिस के बारे में करेंगे। सो बच्चों आज हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमने सीखा, एंड देन कैपिटल स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट हमने समझा। नेक्स्ट के लेक्चर में हम इसे जो आगे का पार्ट है EBIT EPS एनालिसिस उसको कैसे डिसाइड करते हैं वो इसके बारे में हम सीखेंगे। सो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, एंड चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।